हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुंबई शहर में गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी थी और हर जगह अगर कोई आइसक्रीम बिक रही थी वो थी हेवेंस आइसक्रीम। राजशेखर उस आइसक्रीम कंपनी का मालिक था। वो एक बड़े से बंगले में अपनी बीवी गीतांजलि और 20 साल की बेटी कोयल के साथ रहता था। कोयल भी बहुत स्वादिष्ट और अनोखी अनोखी आइसक्रीम्स बनाती थी। अरे वाह कोयल बेटा, तुमने तो वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी का क्या मिश्रण किया है। फैबुलस आइसक्रीम। और ये रसगुल्ले वाली आइसक्रीम, ये भी बहुत अमेजिंग है बेटा। सच में तुम और तुम्हारे ये सुंदर सुंदर और अतरंगी आइसक्रीम के फ्लेवर के आइडियाज बहुत खूब। थैंक यू सो मच मम्मा पापा। कोयल बेटा, तुम्हारी सजेस्ट की हुई कीवी और चॉकलेट मिक्स फ्लेवर वाली आइसक्रीम की बहुत सेल्स हो रही है। बेटा, तुम हमारी कंपनी का नाम रोशन कर रही हो। तुम्हारे आइडियाज और तुम्हारी क्रिएटिविटी फर्स्ट क्लास है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया या फिर हमारी कंपनी को कुछ हो गया तो फिर तुम हेवेंस आइसक्रीम की शान कायम रखना बेटा। कोयल के घर के बाहर एक रूम था जिसके अंदर सारी पुरानी चीजें रखी थी। एक दिन जब वो और गीतांजलि उस रूम में कुछ ढूंढने आते हैं तभी उसे एक बहुत ही अतरंगी स्टाइल वाली मोटर बाइक दिखाई देती है। अरे वाह मम्मा, ये मोटर बाइक, ये तो बहुत ही कूल है। ऐसी मोटर बाइक तो मैंने आज तक नहीं देखी। और इसका डिजाइन भी कुछ अलग सा लग रहा है ना मम्मा, और काफी हटके है। ये किसकी है और यहाँ इस सड़े हुए रूम में क्या कर रही है? कोयल बेटा, ये तुम्हारे दादाजी ने अपने हाथों से बनाई थी। उनकी याद में इसे रखा गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इस पुराने खंडहर जैसे कमरे में है। मैं कल सुबह स्टाफ से कहकर इसे बंगलों के अंदर शिफ्ट करवा देती हूँ। हाँ मम्मा, लेकिन एक बात तो तय है, मैं इस मोटर बाइक को एक दिन जरूर बाहर निकालूंगी और इस पर बैठकर सवारी करूंगी। बहुत मजा आएगा। ऊपर से इतनी हटके मोटर बाइक देखकर सभी मुझे ही अटेंशन देंगे। उससे पहले अपने थर्ड ईयर की फाइनल एग्जाम्स पर ध्यान दो। जाओ पढ़ाई करो। हाँ हाँ माता श्री। अगले दिन कोयल जब कॉलेज से घर लौटती है तब वो बंगले को जलते हुए देखती है और ये भयंकर दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं, मेरा घर, मेरे मम्मा पापा, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा पापा। कोयल की तो मानो दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। घर जलने के साथ साथ तिजोरी के सारे पैसे भी जल जाते हैं। उसके पापा की आइसक्रीम कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और कंपनी भी बंद पड़ जाती है। मैं अपने पापा की कंपनी को यूं डूबने नहीं दे सकती। हेवेंस आइसक्रीम की कंपनी को बनाने में पापा ने जी तोड़ मेहनत की थी। उनके बाद अब मैं अपने पापा की आइसक्रीम कंपनी को फिर से खड़ा करूंगी। उनसे किया हुआ वादा अब मैं पूरा करके ही रहूंगी। कोयल ठान लेती है कि वो अपने पापा की आइसक्रीम कंपनी हेवेंस को बंद नहीं पड़ने देगी। वो उसी ब्रांड की आइसक्रीम्स बनाकर बेचने का फैसला लेती है और सबसे पहले वो एक आइसक्रीम ट्रॉली खरीदती है और वो अपने हाथों से आइसक्रीम बनाकर हेवेंस के पैकेट में पैक करके उन्हें बेचती। गर्मी से पाओ राहत, खाकर एकदम टेस्टी और यम्मी आइसक्रीम, तरह तरह के फ्लेवर्स, ऊपर से 5 आइसक्रीम्स पर एक फ्री। आइए आइए, आइसक्रीम खाइए और गर्मी को भगाइए। आइए आइए, हेवेंस आइसक्रीम अब आपकी गली में भी। अरे, ये हेवेंस आइसक्रीम के मालिक राजशेखर की बेटी है। ये यहाँ पर सड़क पर आइसक्रीम बेच रही है। बेचारी, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं इसे। ओ मिस्टर, आइसक्रीम खानी है तो खा, वरना दफा हो जा। फालतू की बकवास मत कर यहाँ पर। चाहे कुछ भी हो जाए, हेवेंस आइसक्रीम को मैं कभी बंद नहीं होने दूंगी। वो दोनों आदमी हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। कोयल जिस कॉलोनी में आइसक्रीम बेच रही थी वहां पर ज्यादा लोग आइसक्रीम नहीं खाते। वो तपती धूप में यहाँ से वहां ट्रॉली लेकर घूमती, लेकिन कोई भी उस बेचारी की आइसक्रीम नहीं खरीदता। कोई भी मेरी आइसक्रीम खरीद नहीं रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं अपने पापा से किया हुआ वादा कैसे पूरा कर पाऊंगी? नहीं कोयल, तुझे इतनी आसानी से हार नहीं माननी है। तुझे आगे जाना है, हिम्मत हार कर पीछे नहीं जाना है। कोयल हिम्मत जुटाती है और आइसक्रीम बेचना जारी रखती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग उसकी आइसक्रीम को खरीदने लगते हैं। रात में कोयल दिन भर की बची हुई आइसक्रीम्स को गरीब बच्चों में बांट देती है। ये लो बच्चों, एंजॉय। ये धन्यवाद दीदी। वाओ, धन्यवाद दीदी।
कोयल एक छोटे से मकान में रहती है और रोज सुबह ही आइसक्रीम ट्रॉली लेकर आइसक्रीम बेचने निकल पड़ती। लेकिन एक सुबह जब वो ट्रॉली को घर के बाहर देखने आती है, तभी वो जोर से चिल्ला पड़ती है, अरे नहीं! आइसक्रीम ट्रॉली के टायर्स नहीं थे। कोयल उन टायर्स को आसपास की सड़कों पर ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलते। कोयल बहुत परेशान हो जाती है। लगता है मेरी ट्रॉली के टायर्स कोई चुरा कर ले गया। अब मैं अपनी ट्रॉली को बाहर कैसे ले जाऊं बिना टायर्स के? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? कोयल चिंतित होकर सोच में पड़ जाती है। तभी अचानक से 2 मिनट बाद उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। उस दिन मैंने बंगलों के बाहर वाले रूम में वो दादाजी की अतरंगी मोटर बाइक देखी थी। उसे मम्मा ने अंदर रखवाया ही नहीं। वो अब भी वहीं पर ही होगी। क्यों ना मैं उसे और इस बिना टायर की ट्रॉली को एक साथ अटैच करूं और एक मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली बनाऊं। हाँ, यही सुपर आइडिया है। गो फॉर इट कोयल, गो फॉर इट। कोयल अपने जलकर राख हुए बंगले के बाहर के उस पुराने रूम में जाती है और अपने दादाजी की मोटर बाइक के साथ आइसक्रीम ट्रॉली की आधी बॉडी को अटैच कर देती है। इस बहाली के बाद वो उस मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली को सजाती है और हेवेंस कंपनी के लोगो का बोर्ड मोटर बाइक के सामने भी लगाती है। फाइनली मैंने कर दिखाया। कितनी सुंदर लग रही है मेरी ये मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली। हाय, इसे किसी की भी नजर न लगे। भला यह ले लूं। कोयल मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली पर आइसक्रीम्स बेचती और वो हेवेंस कंपनी को फिर से आगे ले जाने में कामयाब होने लगती। हमने हेवेंस आइसक्रीम को बहुत मिस किया। थैंक यू, हमें फिर से इसे खाकर आनंद उठाने का एक और अवसर देने के लिए। और हमेशा की तरह हेवेंस आइसक्रीम कंपनी की अनोखी फ्लेवर्स वाली आइसक्रीम्स, वो भी इस अनोखे मोटर बाइक और आइसक्रीम ट्रॉली के कॉम्बिनेशन से बने वाहन पर। वाह वाह वाह, फैंटास्टिक! मजा ही आ गया इतने टाइम बाद। ग्राहक फिर से अपनी फेवरेट हेवेंस आइसक्रीम कंपनी के आइसक्रीम को खाने का लुत्फ उठाने लगते हैं। कोयल रोज अपने मम्मा पापा की तस्वीर देखकर भावुक होती और उनका आशीर्वाद लेकर ही आइसक्रीम बेचने निकलती। मम्मा पापा, आप दोनों जहां कहीं भी हो, मैं जानती हूँ कि आप दोनों अपना आशीर्वाद मुझ पर सदा बनाए रखोगे। लेकिन आप दोनों के बिना जीना बहुत मुश्किल है। हर रोज आपको याद करके मैं रोती हूँ। काश आप दोनों फिर से किसी तरह लौट आए। कोयल खूब पैसे कमाती है और फिर से हेवेंस कंपनी खड़ी करती है। पूरे शहर में फिर से हेवेंस आइसक्रीम बिकने लगती है। ऐसे ही एक दिन कंपनी में एक औरत रोते हुए कोयल के पास आती है। उसका नाम ईश्वरी होता है। कोयल बेटा, मेरा नाम ईश्वरी है। मैं तुम्हारे पापा राजशेखर के दुश्मन अनुराग कपाड़िया की बीवी हूँ। दुश्मन? हाँ, अनुराग राजशेखर भाई साहब की तरक्की से खूब जलता था। इसीलिए उसने उसे और तुम्हारी माँ गीतांजलि भाभी को किडनैप करके अपने घर में बंदी बना लिया और तुम्हारे बंगलों को भी जला दिया। क्या? इसका मतलब ये है कि मेरे मम्मा पापा वो दोनों जिंदा हैं? हाँ, राजशेखर भाई साहब और गीतांजलि भाभी जिंदा है। अनुराग ने उन्हें अपना गुलाम बना कर रखा है। मैं तुम्हें उसके खुफिया बंगलों का पता देती हूँ ताकि तुम वहाँ जा सको। तुम जाओ, अपने माता पिता को उस राक्षस के चंगुल से बचा लो। लेकिन आप ये सारी जानकारी देकर मेरी मदद क्यों कर रही हो? आप तो अनुराग कपाड़िया की बीवी हो ना? हाँ बेटा, लेकिन उसने मुझे कभी अपनी बीवी जैसे नहीं रखा। मुझे मारता पीटता और खूब बुरा भला कहता। आज आखिरकार इतने सालों बाद मैंने वहां से भागने का फैसला लिया और तुम्हारी कंपनी का पता ढूंढकर सबसे पहले तुम्हारे पास आई। थैंक यू सो मच ईश्वरी जी। आप नहीं जानती आपने ये सब बताकर मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस दरिंदे अनुराग कपाड़िया को सजा दिलवा कर रहूंगी। कोयल और ईश्वरी दोनों पुलिस टीम के साथ अनुराग के उस खुफिया बंगले पर जाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और कोयल अपने मम्मा पापा से फिर से मिलती है। बिहार का रहने वाला नैतिक एक पंजाबी लड़की से शादी करके उसे घर लाता है, जिसका नाम डिम्पल होता है। डिम्पल और नैतिक के गले में वरमालाएं देखकर नैतिक के माता पिता विमला और जगजीवन हैरान रह जाते हैं। नैतिक की छोटी बहन बिट्टी भी चौंक जाती है। सत श्री अकाल माँ जी। सत श्री अकाल पापा जी। मैं डिम्पल, आपकी बहू। की हाल? सब बढ़िया?
हे मोरी मैया, ई सब का है लल्ला? अरे तोहरा के ब्याह कराई के खातिर ये जाके पंजाबन मिली थी का? अरे न जाने कितने अरमान सजाए रखे थे हम अपन लल्ला के ब्याह की खातिर, लेकिन उस सब का आज ई बेवकूफ ने चकनाचूर कर दिया। अब जो भी हो, हमें भी ई पंजाबन भाभी अब मंजूर है। अब भाई के साथ प्यार किए रही ई, तो अब हम और कर भी का सकत है, सिवाय इन दोनों के स्वीकार करे के। जैसन है वैसन स्वीकार करे के पड़ी। घर वाले नैतिक के इस बिना बताए शादी करने के फैसले से नाखुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो डिम्पल को अपनी घर की बहू के रूप में स्वीकारते हैं। लेकिन विमला और जगजीवन डिम्पल से सीधे मुंह बात नहीं करते। डिम्पल के हाथ का खाना बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। वो अपनी पहली रसोई की रस्म में ही तरह तरह के पंजाबी डिशेस बनाती है, जिन्हें खाकर सभी बेहद खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये पंजाब का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया भैया। हाँ बापू, एकदम सच कहा तो आप। ये छोला भटूरा, ये दाल मखनी, आहा, एकदम ही लाजवाब है। गंगा मैया की सौगंध। हाय रब्बा सच्ची, मैनू तो यकीन ही नहीं होंदा है कि आप सबनू मेरे हाथ दा खाना इन्ना ज्यादा पसंद आ रहा सी। वाहिगुरु आप सबनू हमेशा चंगा रखे, मेरे परिवार नू किसी दी बुरी नजर ना लगे। थू 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 थू। सो स्वीट, तुम बहुत अच्छी हो डिम्पल। इतना भी सातवें आसमान पर फुदकने की जरूरत नहीं है। खाना तो हमका बिहारी ही पसंद है, और ई घर में आज के बाद सिर्फ वही बनेगा जो हम चाहेंगे। हमारी मर्जी के बिना ई घर में एक ठो पट्टा भी नहीं हिलेगा। सुन रहे हो ना सब कान खोल के? हाँ। विमला का डिम्पल के प्रति गुस्सा अब तक कायम था। डिम्पल उसका दिल जीतने के लिए बहुत प्रयास करती रहती है, लेकिन विमला उस सब से बावजूद भी डिम्पल को नहीं अपनाती। थोड़े दिनों बाद नैतिक का एक बस एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, और उसकी मृत्यु के बाद पूरा परिवार बुरी तरह सदमे में चला जाता है। हमारे लल्ला, हमार बिटवा, अब हम क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे अपन लल्ला को? ए लल्ला, वापस लौट के आ जाना रे बिटवा। बिट्टी, तुहार भैया ना ही रहा, खा गई ये चुड़ैलों का। अरे विमला, अपने आप को संभालो विमला। लल्ला के जाने का इल्जाम बहू पर काहे थोप रही हो? डिम्पल अब विधवा हो चुकी थी। विमला अब उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगती है। अरे मम्मी जी, ए लो ਤੁਹਾਡੀ दवाइयां और ए ਤੁਹਾਡਾ हल्दी लौंग अदरक वाला दूध। आपनू पसंद है ना? है कुछ नहीं खाना पीना हमका तोरे हाथ का। अरे हमका तो पहले से ही पता था कि तोरे कदम पनौती हैं। देखा ना, तोरे कारण आज अपने लल्ला को हम खो बैठे हैं। भाग जा यहाँ से। माँ, आप ऐसा बात काहे करत हो? भैया की मौत का कारण भाभी नहीं है। आप उका दोषी मत ठहराओ बार बार। नैतिक के जाने के बाद घर पर बहुत बड़ी आर्थिक समस्या आ जाती है, जिसके कारण घर पर खाने के लाले पड़ जाते हैं। जगजीवन की भी नौकरी नहीं थी, और ऐसे में डिम्पल बहुत परेशान हो जाती है। अरे विमला, हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं हो, हम क्या करें? हमरे सारे जेवरात भी हमने गिरवी रख दिए हैं। अब पता नहीं क्या होएगा। बिट्टी, तूने वो बैंक वाले से बात की, लोन मिलेगा कि ना है? नहीं माँ, वो मना कर दिए हैं। डिम्पल इन सब के टेंशन से नौकरी ढूंढने जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती, और वो निराश होकर एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा सी। हाय रब्बा, मैं की करा? मैनू मेरी सास ससुर और ननद दा ध्यान रखना है, वो भी हर हाल विच। चाहे कितनी भी मुसीबत मेरे कोल आउंदी है, मैं उन सब नू डट के सामना करांगी। मैंने सोच लिया सी, मैं ना एक ढाबा ओपन करांगी, चाहे कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से क्यों ना हो। सबनू पंजाबी खाना बहुत पसंद हैगा, और ऐ ही मेरा प्लस पॉइंट सी। ऐ वाहिगुरु मेहर करी। डिम्पल भगवान का नाम लेकर अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जिसकी बोर्ड पर लिखा होता है डिम्पल दा पंजाबी ढाबा। उस ढाबे को डिम्पल ने पंजाबी स्टाइल में ही सजाया होता है,
और ढाबे पर वो सभी प्रकार के पंजाबी खाद्य पदार्थ बनाती है और उन्हें बेचती। गांव वाले पंजाबी खाने को खाकर उसके दीवाने बन जाते हैं। आइला, ये तो क्या कमाल का पराठा है। और ये लस्सी, ऐसी लस्सी तो दुनिया में कहीं नहीं बनी होगी। ओ डिंपल जी, ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਵੀ ਫੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀ। ओ जी तुहाडा लख लख धन्यवाद। ए लो जी, सादा सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी। डिम्पल अपने पंजाबी ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगती है और चंद ही दिनों में पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है। एक दिन जब विमला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तभी उसे 5 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और डिम्पल ही पूरा हॉस्पिटल बिल भरती है। ये सब देख विमला की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपने पंजाबी बहू का मोल समझ आता है। डिम्पल बहुरिया, हमका माफ कर दे बिटिया, हम तोहरा के समझने में भूल कर बैठे। हम बहुत बुरे हैं, तोहरे लिए इतना बुरा भला कहा, लेकिन एक तू है कि हमरे कठिन भगत में हमरा साथ दिए रही, अस्पताल का बिल भरा, नैतिक की जगह लेकर ढाबा चलाकर पूरा घर को संभाले रही। हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमका तोहरे जैसी बहुरिया मिली, जो अब हमार और जगजीवन जी की बिटिया है। हाँ डिम्पल बहू, अब ये रिश्ता कौनो सास ससुर या बहू का नहीं रहा। ये तो अब माई बापू और बिटिया वाला रिश्ता हुई गवा है। ओ बापू, भाभी हमरी भी कुछ लागत है, लेकिन सच कहूँ तो डिम्पल भाभी, आप हमारी बड़की बहनिया की तरह हो। हम सच माँ आपके कारण ही इतने हिम्मत वाले बन गए हैं। पूरे गांव माँ भाभी का ही नाम जप रहा है हर कोई। इनका ढाबा तो पूरे गांव माँ फुल टू फुल फेमस हो गवा है। जी आप सबनू मैं की दसा, आप तीनों मेरी जान हो। जैसे नैतिक दी थी, नैतिक तो हम सब दे बीच नहीं हैगा, लेकिन नैतिक दी बीवी ओदे परिवार नू हर हाल में संभाल कर रखांगी, क्योंकि इस परिवार विच मैनू मेरी माँ पापा और बहन मिले सी। इस तो बड़ी गल की होंदी है। डिम्पल अब खुशी से और पूरी मेहनत और लगन से अपने ढाबे को चलाती है और अपने ससुराल को संभालती है। लेकिन इसी बीच 5 से 6 महीनों के समय के बाद उसके जीवन में प्रणीत नामक एक आदमी आता है, जिसे डिम्पल से प्यार हो जाता है और वो रोजाना उसके ढाबे पर खाना खाने आता है। और एक दिन वो अपने जज्बातों को डिम्पल के सामने बयां कर ही देता है। डिम्पल जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मुझसे शादी करो या मेरे साथ घर बसाओ, लेकिन अगर आप मेरी दोस्त बनकर रहेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन प्रणीत जी, हुन आपनू पता सी ना कि मैं एक विधवा हूँ। मैं भी आपनू प्यार कर दिया, लेकिन ए समाज हम दोनों दे प्यार नू समझ नहीं पाएगा। तो क्या हुआ, जब आदमियों की बीवियों के देहांत के बाद वो बिना डरे 1 महीने के अंदर ही अंदर दूसरी शादी कर लेते हैं, तो फिर औरतें गलत क्यों होती हैं डिम्पल जी? तभी वहां पर विमला, जगजीवन और बिट्टी भी आ जाते हैं। और अगर हम लोगों को तोहरे और प्रणीत के शादी से कोई एतराज ना हो और हम राजी हैं, तो तोहरे को चिंताग्रस्त होने की कौनो बात ही नहीं है डिम्पल बिटिया। तू ही तो हमका हरदम कहत रही है ना बिटिया कि तू हम लोगन का ही आपन दुनिया मानत है। तो अगर हम तीनों इस शादी के लिए हाँ कहत रही तो तुहार दुनिया से डरने की कौनो जरूरत नहीं। तुहार ई बाप चट्टान की तरह तोहरी हिफाजत कराई के खातिर खड़ा है, और एक छुटकी बहन भी। देखे डिम्पल जी, अब तो आपके परिवार वालों का भी आशीर्वाद मिल चुका है हमें। डिम्पल भावुक हो जाती है और वो सभी को शुक्रिया अदा करके प्रणीत से शादी कर लेती है। और शादी के बाद भी वो दूसरे ससुराल में जाकर विमला, जगजीवन और बिट्टी का ध्यान रखना नहीं भूलती और उन्हें अपने दम पर संभालती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।